तो सबसे पहले आप रोहित शर्मा के बारे में जो आपने प्रेडिक्शन की थी उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। और मोदी जी का नंबर आप शायद आपको देखोगे तो 17, तो राजा खुश होता है, खुश होकर बोलता है कि बताओ बच्चा तुम्हें क्या चाहिए। अब ऐसा क्या रेमेडी हम लोग करें या कोई व्यक्ति करे। जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विराट उपाध्याय पर। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे मुख्य गेस्ट हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी, जिनका नाम है मनीष महर्षि जी। ये हमारे यहाँ के बहुत ही जाने माने अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी के बारे में होगा। हम आपके मन में चल रहे एस्ट्रोलॉजी को लेकर कुछ ऐसे सवाल इनसे पूछेंगे जिनका जवाब हमें इनसे मिलेगा और हमें जानकर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि शायद हम में से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स हमारे मन में होते हैं और काफ़ी सारे डाउट्स आपके मन में भी होंगे। तो यहाँ पर एक पहली बात ये आती है कि आज के 1 साल पहले रोहित शर्मा का जब क्रिकेट में फॉर्म ख़राब चल रहा था और बहुत सारी बातें ऐसी आ रही थी कि अब उनको मतलब आगे ना खिलाएं या फिर ऐसा कुछ आ रहा था, तो उस समय 1 साल पहले एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी ने एक प्रेडिक्शन की थी जिसमें इन्होंने रोहित शर्मा के कमबैक के बारे में बताया था और टाइम के साथ बताया था, और उसी तरह इनकी वो प्रेडिक्शन सच भी हुई थी। गौतम अडानी के बारे में बताया था जिसमें वो उनके भी क्राइसिस के बारे में जो भी अफवाह फैल रही थी या फिर जो भी था उनका बिजनेस डाउनफॉल हो रहा था, उसके विषय में भी इन्होंने एट दैट टाइम एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया था जिसके माध्यम से इन्होंने प्रेडिक्शन की थी और वो प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सच हुई। तो अब इनकी ये 2 प्रेडिक्शन मैंने देखी हुई है और बाकी इनके चैनल पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आज इनका लाइव टू लाइव सामने बैठकर इनका इंटरव्यू लेने का, ये पॉडकास्ट शूट करने का। तो इनसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी लेंगे और हम ये भी जानेंगे इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल कि अभी 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, तो इसका भी इनसे प्रेडिक्शन लेंगे, इनकी क्या राय है उसके बारे में। तो चलिए अब ये जो रोहित शर्मा वाली जो प्रेडिक्शन है, जो ये गौतम अडानी जी वाली प्रेडिक्शन है, इसके बारे में हम इन्हीं से जानते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। जय और श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे दर्शकों के बीच में ये बहुत ही उत्साह है, बहुत सारे सवाल हैं जो उन्हें जानने हैं, तो हम एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपसे लेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपना बिजी शेड्यूल निकाल कर हमारे पास यहाँ पर आए, मैं फिर से उसके लिए आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप रोहित शर्मा के बारे में जो आपने प्रेडिक्शन की थी उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ जी बिल्कुल। 1 साल पहले जब रोहित शर्मा काफ़ी ख़राब फॉर्म से जूझ रहे थे, उस टाइम उनको टीम से बाहर निकालने भी बातें चल रही थी कि रोहित शर्मा का जो कमबैक है मुश्किल है और अब इनको बाहर किया जा सकता है। उस टाइम जब मैंने उनका बर्थ चार्ट स्टडी किया तो उसके अंदर मुझे इंडिकेशन मिली कि जुलाई अगस्त 2023 के बाद में ये फिर से कमबैक करेंगे और बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहेगा। तो उसी के आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया था और वो काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। और गौतम अडानी जी की बात ऐसी है कि जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि गौतम अडानी का क्राइसिस चालू हो गया, इनका डाउनफॉल होना श्योर है, तो मैंने उनका भी डेटा गूगल से लिया था। फिर मैंने बर्थ चार्ट स्टडी किया तो उसमें भी इंडिकेशन ये आई कि ये जो प्रॉब्लम है ये पर्टिकुलर एक सर्टन पीरियड की है, आफ्टर दैट ही विल कम बैक। और आज आप देख रहे हो कि उनका शेयर मार्केट भी और उनकी कंपनी का बिजनेस जो भी है वो रेशियो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो चलिए महत्वपूर्ण सवाल से शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कि भाई एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सच में एस्ट्रोलॉजी काम करती है? क्या सच में एस्ट्रोलॉजी किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है? इसमें क्या होता है कि देखिए, एस्ट्रोलॉजर आपको आपका पाथ बता सकता है लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ईश्वर ने आपको जन्म कुंडली के 12 भाव नहीं 12 कमरे दिए एक मकान के। अब डिपेंड आपके ऊपर ये करता है कि उन 12 कमरों को आप वेल मेंटेन रखते हो, उनमें गंदगी रखते हो, तोड़ फोड़ रखते हो, इट्स अप टू यू। ठीक उसी प्रकार हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो अलग अलग भाव हैं वो अलग अलग बातों को दर्शाते हैं। फ्री विल जो होती है, यानी आपको जो कर्म है वो आपके ऊपर है कि आप उनको अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको सक्सेस मिलती है, और जब आप उन प्लैनेट्स के या कुंडली के विपरीत जो कार्य करते हो तो व्यक्ति स्ट्रगल करता हुआ आपको दिखाई देता है। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है, सही दिशा का बता सकता है कि आपके लिए सही दिशा कौन सी है, चाहे वो करियर की हो चाहे फिर वो एजुकेशन की हो। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी एक व्यक्ति को सही मार्गदर्शन दिखाती है। जी बिल्कुल। तो वो कौन सा ऐसा सही समय होता है
जिस समय एक व्यक्ति को कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए या फिर उसे आगे बढ़ना चाहिए कुछ जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो वो सही समय कौन सा होता है? एग्जैक्टली विराट, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। लेकिन बड़ी विडम्बना ये है कि जब हमारा सारा कार्य चौपट हो जाता है उसके बाद में हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, जब सारा कार्य बिगड़ जाता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को एक अलग नज़र से देखा जाता है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी आपकी पग पग पर हेल्प करती है। छोटे छोटे स्टेप जब आपको लेने होते हैं तो वहाँ आप एस्ट्रोलॉजी की मदद ले सकते हो और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा है, वो 12th पास आउट होता है तो उसके सामने अलग अलग सेक्टर का चूज करने का रहता है कि मुझे साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। वो डोमेन में कन्फ्यूजन इसलिए होता है उसको कि उसको अपने जो करियर है उसको लेकर वो कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे मेरा बेस्ट करियर कौन सा रहेगा। वहाँ आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी जन्म पत्रिका आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्यों करती है? इसमें आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे आपकी जन्म पत्रिका आई मेरे पास में, तो मैंने उसमें ये देखा कि आपका जो करियर है वो टेक्निकल करियर है, कि आप टेक्निकल फील्ड में जाओगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ लोगे। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप बीटेक करो। तो वो एजुकेशन मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि जब आप वो एजुकेशन करोगे तो उस एजुकेशन से आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी जन्म पत्रिका से मैच कर रही है और आपकी जो सक्सेस होगी वो काफ़ी ईजी वे में आपको मिल जाएगी। यहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी हेल्प करती है। लेकिन होता क्या है कि एक बच्चा जब सारा कार्य चौपट हो जाता है, नॉट ओनली बच्चा, हर एक व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी पे हम ट्रस्ट बहुत कम करते हैं। हालांकि वो लोग भी अपनी जगह सही है, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह सटीक ना तो एस्ट्रोलॉजी कर पाते हैं और ना ही करते हैं लोग बाग। भ्रम ज़्यादा फैलाया जाता है, उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि ये सटीक जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट आपके बर्थ चार्ट से आपका करियर, आपके लिए राइट एजुकेशन बिल्कुल हम स्टडी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। हर एक पेरेंट्स को गाइडेंस लेनी चाहिए इस बारे में। चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये तो जानने को मिला कि एक व्यक्ति को किस समय एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। तो अब अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हमारी ऑडियंस ने भी देखा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं करते हैं, गलत कार्य करते हैं जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी रहे होते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम अगले तरफ देखें तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धार्मिक कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, बहुत अच्छा कार्य वो लोग करते हैं, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि वैसे व्यक्ति तो ज़िंदगी में परिश्रम ही कर रहे हैं और जो गलत काम कर रहे हैं वो मज़े ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, देखिए ज्योतिष में है ना पूर्व जन्म का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और वैसे भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है कि व्यक्ति का पूर्व जन्म होता है। जब तक वो भगवत प्राप्त नहीं हो जाता या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक उसका पूर्व जन्म चलता रहता है। आप ये पूछ रहे हो कि एक व्यक्ति जो कि सज्जन है, नैतिक कार्य कर रहा है, वो तो हमेशा संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, और एक व्यक्ति वो है जो अनैतिक कार्य कर रहा है, हमेशा दूसरों को अहित करता है, फिर भी वो जीवन के आनंद ले रहा है। इसमें दो चीज़ें होती है। देखिए, हमारा जो बर्थ चार्ट होता है ना, ये हमारे पूर्व कर्मों का रिजल्ट है। हमें जो जन्म कुंडली मिली है, हमारे पूर्व जन्म जो कर्म थे उसी के आधार पर हमने, ईश्वर ने हमें बना के दिया है कि यहाँ से आपको पीड़ा मिलनी है, यहाँ से आपको संघर्ष करना पड़ेगा और यहाँ आपको अपने भाग्य का सहयोग मिलेगा। अब जो व्यक्ति अनैतिक है और जीवन का आनंद मिल रहा है, ये मान के चलिए कि उसके जो पूर्व कर्म है वो उसने कहीं ना कहीं इतने अच्छे किए हैं कि उसको यहाँ पर आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो भी लाभ मिलना है वो मिलना तय है। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे वो अर्थ के रूप में हो चाहे शारीरिक पीड़ा के रूप में हो, तो ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति के जो पूर्व कर्म या पूर्व जन्म थे उसके अंदर उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ऐसे कर्म किए हैं जिससे उसको यहाँ पे आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है, शारीरिक पीड़ा उसको देखने को मिल रही है। इसको आप आसान शब्दों में से समझ सकते हो कि जैसे आपके बैंक बैलेंस में 1 CR है, तो जब तक 1 CR है आप क्या करोगे, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करोगे, फिर भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। लेकिन जिस दिन वो 1 CR खत्म हो जाएंगे उस दिन आपको कर्म भी करना पड़ेगा और वो सारी बातें फेस करनी पड़ेगी जो एक आम आदमी फेस करता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति को इस जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो वो जो बैलेंस है ना वो उसके पूर्व कर्मों का है। लेकिन जो व्यक्ति अनैतिक है, जिस दिन उसका काउंटडाउन चालू होगा उस व्यक्ति को एक कार्य की सज़ा 4 गुनी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने अनैतिक कार्य का जो भंडार है उसने बहुत ज़्यादा कर लिया है। वहीं जो एक व्यक्ति जो सत्कर्म है, अच्छे कर्म कर रहा है, अपनी मुश्किलों के आने के बावजूद भी भगवान नाम छोड़ नहीं रहा, लोगों का हित कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो अपने
जो फ्री विल है, जो अपने कर्म है, उनको वो सुधार रहा है और उसका परिणाम तो उसको मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो अपने जो कर्म भुगतने हैं, जो कर्म काटने हैं, उनका बैलेंस बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसको उन सत्कर्म का परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गुरुजी, इसी बीच में मैं आपको एक ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ, जो आपने बताया कि व्यक्ति का कर्म काटना और पिछले जन्म का कर्म और इस जन्म का कर्म, तो ये क्या सिस्टम होता है कर्म का? जी बिल्कुल विराट, ये बात सत्य है कि हर एक व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कर्म काटने के लिए आया है। आप और हम यहाँ बैठे हैं, तो जिस दिन हमारा कार्मिक बैलेंस बराबर हो जाएगा ना, उस दिन हम ये दुनिया छोड़ देंगे। हर एक योनि में ये लागू होती है। हमारे गुरुजी है, उन्होंने एक हमें कहानी सुनाई थी, वो आपको मैं सुनाना चाहूँगा। वो कहानी इस जो आपने क्वेश्चन पूछा है कर्म काटने का, उससे रिलेटेड है कि एक व्यक्ति का, जैसे आपने पेंडिंग कर्मा का नाम सुना होगा कि उसके पेंडिंग कर्म है, तो जब वो पेंडिंग कर्मा पूरा हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, संबंध विच्छेद हो जाता है उसका। कहानी इस प्रकार है कि एक व्यक्ति थे कालिदास, जो कि काफ़ी बड़े विद्वान थे, ज्योतिषी थे वो। तो उनको संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान की तपस्या करी और भगवान से वरदान मांगा कि मुझे संतान प्राप्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा और कुछ देख लो। कहा नहीं, मुझे संतान ही चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र प्राप्ति हुई। ज्योतिषी थे, तो ज्योतिषी का सबसे पहले कार्य यही होता है कि कुंडली बनाई बच्चे की। कुंडली बना के रोए खूब। रोए क्यों? क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि ये बच्चा मेरे से कुछ भुगतान लेने के लिए आया है। पर्टिकुलर अमाउंट है, जिस दिन इस बच्चे का पूरा अमाउंट हो जाएगा, ये बच्चा मुझे छोड़ देगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का हुआ, तो पालन पोषण तो पेरेंट्स ही करेंगे, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। जब आप किसी का पालन पोषण करते हो तो उसके अंदर क्या लगता है, पैसा खर्च होता है। तो जो सर्टेन अमाउंट उस बच्चे का पेंडिंग था, जो लेने के लिए आया था बच्चा, जैसे उस बच्चे का 2 साल में, 3 साल में वो पेंडिंग अमाउंट पूरा हुआ, उस बच्चे ने प्राण त्याग दिए। कहानी आगे बढ़ती है। कालिदास फिर से तपस्या करते हैं भगवान की, फिर से भगवान से वरदान मांगते हैं कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। फिर कालिदास को एक सर्टेन टाइम के बाद में पुत्र प्राप्ति होती है। कालिदास क्या करते हैं, फिर से कुंडली बनाते हैं और अब की बार कुंडली बनाकर कालिदास फिर से जोर जोर से रोते हैं। उनके रोने का कारण क्या था कि अब की बार वो लेने के लिए नहीं, बच्चा अब की बार देने के लिए आया है कि ये पर्टिकुलर कोई अमाउंट है, जिस दिन ये बच्चा आपको भुगतान कर देगा, उस दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। पहले तो वो चिंतित हुआ, फिर वो विचार करता है, एक ज्योतिषी था, तो वो कहीं ना कहीं उपायों के माध्यम से सोचता है कि इस बच्चे को मैं ना तो पढ़ाऊँगा ना लिखाऊँगा, ताकि ये जब योग्य नहीं होगा तो कुछ कमा नहीं पाएगा, और जब कमाएगा नहीं तो मुझे भुगतान नहीं करेगा। इस प्रकार से मेरा पुत्र मेरे पास रह जाएगा। सोच लिया अच्छा खासा, ठीक है। अब होता है क्या विराट की, देखो ब्लड का इफेक्ट आता ही आता है। तो इतने बड़े विद्वान की संतान मूर्ख कैसे हो सकती है, वो तो विद्वान ही होगी। तो कालिदास का जो कर्म था, वो रोजाना लोगों की जन्म पत्रिका देखना, स्टडी करना, जन्म कुंडलियाँ बनाना, ये था। वो जन्म कुंडली बनाते और रख देते, बच्चा खेलता, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उन जन्म कुंडलियों को देखता है, स्टडी करता है, और वो क्या करता है, खेल खेल में वो जन्म कुंडली बनाना सीख जाता है, स्टडी करना सीख जाता है। और ऊपर से वो पिताजी विद्वान है तो पुत्र तो और बड़ा विद्वान होगा। धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ती है। तो नगर में एक राजा होता है, उसको पुत्र प्राप्ति होती है। तो राजा क्या करता है, आसपास के ज्योतिषियों को बुलाता है और सबको बोलता है कि मेरे बेटे की कुंडली बनाओ। तो सारे विद्वान बैठते हैं और जन्म पत्रिका बनाते हैं, और सब एक ही कंक्लूजन पे निकलते हैं कि ये जो पुत्र हुआ ना राजन, ये आपके कुल का नाश करने वाला है, आपकी ख्याति मिटा देगा, किसी भी प्रकार से आपके लिए ये श्रेष्ठ नहीं है। तो उस समय जब वो सभा चल रही होती है, तो वो बच्चा बोलता है माँ को कि माँ, आज महल के अंदर ऐसी सी है, तो मुझे भी वहाँ ले चलो। कालिदास क्या करता है कि उस समय 2-5 दिन के लिए बाहर गया हुआ होता है। तो वो माँ बोलती है कि तेरे पिताजी ने मना किया है, लेकिन तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। तो माँ उस बच्चे को ले जाती है कि तू किसी से बात नहीं करेगा और कुछ बोलेगा नहीं। कहा ठीक है माँ। तो बच्चा जाके एक खंबे के पीछे खड़ा हो जाता है। तो जब वो सभा चल रही होती है और बातें चल रही होती है, तो वो बच्चा क्या करता है कि वहाँ पे कुछ ड्रॉ करता है उस खंबे के पीछे। ऐसे ड्रॉ करके वो सभा समाप्त हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। राजा उन 50 ज्योतिषियों की बात सुनकर काफ़ी चिंतित होता है, क्योंकि जहाँ 50 विद्वान एक बात बोलते हैं कि भाई आपका जो पुत्र है आपको कुल का नाश करने वाला है, आपकी ख्याति है जो वो मिटा देगा। तो राजा शाम को क्या करता है कि भवन के अंदर भ्रमण करता है। तो वो भ्रमण करता करता जैसे उस पिलर के सामने आता है, तो उसको कुछ वहाँ पे ड्रॉ करा हुआ दिखा देता है, जन्म कुंडली वगैरह। तो पढ़ता है उसको। उस कुंडली के माध्यम से ये लिखा हुआ होता है कि राजन, आपका पुत्र ना बहुत श्रेष्ठ होगा, आपकी ख्याति को बढ़ाने वाला होगा,
चारों दिशाओं में आपका नाम रोशन करेगा। तो वो सोचता है राजा कि भाई जहाँ 50 विद्वान ये बात बोल रहे हैं कि ये पुत्र जो है कुल की ख्याति का नाश करने वाला है, आपको हर तरीके से श्रेष्ठ नहीं है, और ये एक जो शख्स है वो ये लिख के जा रहा है, ये है कौन, पता लगाओ। सैनिकों को आदेश देते हैं, वो बुला के लाते हैं, भाई राजा ने आपको बुलाया है। तो माँ फिर से बच्चे को लेकर आती है। तो कहा कि उस समय क्या होता था कि राजा भी, कई राजा ऐसे होते थे जो अलग अलग इंटरेस्ट रखते थे, उनका राजा का एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट था, तो उनको ज्ञान था थोड़ा। तो वो बच्चा उनको समझाता है कि राजन, इस प्रकार से मैंने स्टडी किया और इस आधार पर मैंने आपको ये बताया कि ये बच्चा आपके लिए श्रेष्ठ है। तो राजन को समझ में आ जाती है कि बच्चा, कैलकुलेशन तो सही है इसकी। तो राजा खुश होता है, खुश होकर बोलता है कि बताओ बच्चा तुम्हें क्या चाहिए। तो माँ पहले मना कर देती कि हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि माँ को कालिदास की बात पता होती है कि जिस दिन ये बच्चा कुछ कमा के ले आएगा ना, उस दिन ये हमें छोड़ देगा, दुनिया छोड़ देगा ये बच्चा। तो बोलता है राजन हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहा नहीं ऐसे तोड़ना होता है, तो एक काम करो, इस बच्चे को कुछ मिठाई तो दो। तो वो क्या करते हैं, टिफ़िन बॉक्स के अंदर मिठाई डाल के उस बच्चे को दे देते हैं। जैसे ही वो बच्चा मिठाई लेके घर पे आता है, जैसे घर पहुंचता है वो बच्चा ख़त्म हो जाता है और माँ रोने लग जाती है। फिर आते हैं कालिदास। कालिदास ये सीन देख के समझ तो सारा जाते हैं। फिर वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये कहाँ गया था। तो पत्नी पूरी स्टोरी समझाती है, ऐसी ऐसी घटना हुई थी। तो कहा फिर वो जो मिठाई लाए वो कहाँ है। कहा मिठाई तो खाई नहीं इसने, तो रखी, ला के रखते ये तो हो गया। तो कहा वो मिठाई लेके आ। तो वो जैसे मिठाई लेके आता है, उस मिठाई को वो तोड़ता है तो उसके अंदर हीरे, मूल्यवान जो धातु होती है वो निकलती है। वो जो जितने भी लड्डू थे, जितनी मिठाइयाँ थी, उसके अंदर इतना मतलब अनमोल रत्न निकलता है, जितना अमाउंट उस कुंडली के माध्यम से वो बच्चा उसको देने के लिए आया था। तो इस कहानी से मतलब हमें ये सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति का संबंध यहाँ पे कर्म भुगतान करने के लिए होता है। वो कर्म चाहे भुगतान हो, लेन देन हो या किसी भी प्रकार का हो, हमेशा जीवन में एक बात याद रखना कि जब भी आपको किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा हो, आर्थिक नुकसान हो, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपका पेंडिंग कर्मा है जो आपको पे करना है। जिस दिन आप वो पेंडिंग कर्मा बैलेंस कर लोगे, उस दिन आपका जीवन सफल हो जाता है। और हर एक व्यक्ति का ये सीन रहता है कि यहाँ हम सब अपने कर्म काटने के लिए आए हैं। जिस दिन हम यहाँ पे कर्म अपने बैलेंस हो जाएंगे, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। ये शाश्वत सत्य, इसे बोलते हैं कर्म काटना। गुरुजी, ये बात जानकर तो बहुत अच्छा लगा कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से भाई सब कुछ पता लगाया जा सकता है। तो अब एक सवाल और है, ये आपकी जो कहानी थी ये भी बहुत अच्छी लगी और इससे बहुत कुछ रिलेटेड था। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल इसी से उठ के आता है कि जैसे जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है या फिर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी कुंडली दिखा के अपने ग्रहों का पता लगा सकता है कि उसके ग्रह, कौन सा ग्रह पॉजिटिव काम कर रहा है, कौन सा नेगेटिव काम कर रहा है। लेकिन इसी पल पर अगर ये देखा जाए कि किसी इंसान को एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब इतना कुंडली का नॉलेज नहीं है, उसके पास कुंडली नहीं है, तो वो खुद अपने ग्रहों का कैसे पता लगा सकता है कि उसका कौन सा ग्रह पॉजिटिव काम कर रहा है, कौन सा नेगेटिव काम कर सकता है। तो वो कैसे उन ग्रहों को स्ट्रेंथन में ला सकता है, उन्हें ठीक कर सकता है बिना कुंडली के। जी बिल्कुल, बिना जन्म पत्रिका के। अब मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना। यदि ये बातें आपको याद रहती है तो आप बिना जन्म पत्रिका के पता लगा सकते हो कि कौन सा ग्रह आपका नेगेटिव वर्क कर रहा है और कौन सा ग्रह आपका पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और वो कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से बिना एस्ट्रोलॉजी के आप उन ग्रहों को पॉजिटिव कर सकते हो। देखिए, जिस व्यक्ति का अपने फादर के प्रति रिलेशन अच्छा नहीं है, जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है, जो व्यक्ति खाने में ऊपर से नमक लेता है, मान के चलिए उसका सन जो है यानी सूर्य ग्रह कमज़ोर है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। यदि किसी का अपनी मदर से रिलेशन अच्छा नहीं है, मन विचलित रहता है, इंटरनली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करता है, तो वहाँ उसका मून नेगेटिव वर्क कर रहा है। किसी व्यक्ति के बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, हकलाना, अपनी सिस्टर से, बुआ से, इनसे रिलेशन अच्छा नहीं है, तो मान के चलिए उसका मरकरी यानी बुध ग्रह पीड़ित है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। अपने जो भी टीचर हैं, अपने जो ट्रेडिशन है, अपने जो रिचुअल्स है, जो व्यक्ति अपने धर्म के विरुद्ध चलता है, अपने गुरु का सम्मान नहीं करता, जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति उसका नेगेटिव वर्क कर रहा है। शुक्र में सेम वही चीज़ आ गई कि फीमेल्स की डिसरेस्पेक्ट करना। जिस व्यक्ति को लग्जरी कंफर्ट नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति लेज़ी है, एम्प्लॉयज़ के साथ में मिसबिहेव करता है,
गाली गलौज करता है, जो भी जूनियर है, जो भी सेवाकर्मी है, उनके साथ में मिसबिहेव करना, और इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो मान के चलिए उस व्यक्ति का सैटर्न यानी शनि ग्रह नेगेटिव वर्क कर रहा है। जिस व्यक्ति को भ्रम बना हुआ रहता है, किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहता है, या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दिमाग में तो बहुत सारी बातें चलती रहती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, या शॉर्टकट मनी की तरफ जाता है, जुआ सट्टा खेलना या रातों रात अमीर बनने के जो ख्याल आने, तो मान के चलिए यहाँ कहीं ना किसका राहु है, डिस्टर्ब है। जो व्यक्ति अपने रूट्स को छोड़कर, अपने ट्रेडिशन को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा वेस्टर्न कल्चर की ओर भागना नहीं चाहिए, हम यह बात कर रहे हैं ग्रहों से रिलेटेड, और अपने ट्रेडिशन को छोड़ रहा है, अपने रूट्स को छोड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो केतु है वो अच्छा वर्क नहीं करता। तो गुरुजी ये तो आपने बता दिया कि ये इन कारण के वजह से किसी व्यक्ति का ये जो ग्रह है ये नेगेटिव वर्क करते हैं। अब ऐसा क्या रेमेडी हम लोग करें या कोई व्यक्ति करे जिससे मतलब ये जो ग्रह है ये पॉजिटिव वर्क करने लगे? जी बिल्कुल, मैं आपको ग्रहों से संबंधित धार्मिक और कार्मिक दोनों उपाय बताने की कोशिश करूंगा। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके लिए भी ये वर्क करेगी, और एक व्यक्ति जो पूजा पाठ नहीं करता तो उसके लिए भी ये उपाय मैं अलग से आपको बताऊंगा। सूर्य ग्रह की हम बात करें तो यदि पूजा पाठ ये आदमी है तो वो सूर्य भगवान को अर्घ दे सकता है, आदित्य हृदय स्रोत का वो पाठ कर सकता है, और इसके अलावा फादर के यदि वो डेली चरण स्पर्श करके उनकी ब्लेसिंग ले, उनका आशीर्वाद ले, तो आपका सूर्य पॉजिटिव वर्क करेगा। मून यानी चंद्रमा की हम बात करें तो साक्षात आपके घर में आपकी जो मदर है वो मून है, चंद्रमा है, आप उनकी रोजाना चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लो, और इसके अलावा भगवान शिव की आप उपासना कर सकते हो। मरकरी यानी बुध ग्रह की हम बात करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण जप, ये बुध ग्रह के सबसे अच्छे उपाय हैं। और हम यदि कार्मिक उपाय की बात करें तो आपकी जो भी बहन बेटियां हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो भी आपके गार्डन वगैरह पेड़ पौधे हैं उनके अंदर आप अपने हाथों से दिन में एक बार जरूर पानी डालिए। देवगुरु बृहस्पति की हम बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति नैतिकता है, मतलब आप नैतिकता में रहिए, नैतिकता में कर्म कीजिए, अपने जो गुरुजन है, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने जो ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपका पॉजिटिव वर्क करेगा। शुक्र के लिए कोई भी महिला हो उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें, कभी भी उनको एब्यूज़ ना करें, और माँ लक्ष्मी की उपासना शुक्र ग्रह के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। शनि ग्रह की हम बात करें तो जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी का अच्छे से वहन करें, अनुशासन में रहें, अपना डेली रूटीन अच्छा रखें, हमेशा हार्ड वर्क करें, अपने काम को लेकर डेडिकेट रहें हमेशा, और भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव का रोजाना अभिषेक करना शनि ग्रह का सबसे अच्छा उपाय है। राहु ग्रह की हम बात करें तो गायत्री जप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, और इसके अलावा कार्मिक उपाय की हम बात करें तो व्यक्ति को इनसिक्योर नहीं होना अपने कार्य को लेकर। किसी भी प्रकार का आपको डर अगर बार बार परेशान करना है तो उस डर को ओवरटेक करना है, इनसिक्योरिटी अंदर आपके डेवलप नहीं होनी चाहिए। केतु ग्रह क्या है? केतु हमारी रूट्स है, हमारी जड़ें हैं। जो ध्वजा होती है मंदिर की वो केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। यदि आप मेडिटेशन कर रहे हो, योग कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो ये चीज़ केतु के लिए फेवरेबल है, केतु इससे आपका पॉजिटिव हो रहा है। यदि आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो, केतु ग्रह का सबसे अच्छा उपाय ये है सेक्रीफाइस। केतु क्या है? केतु ब्रेक करता है किसी भी चीज़ को। राहु क्या करता है? राहु डीप अटैचमेंट करता है। किसी भी चीज़ से यदि आप बार बार अटैच हो रहे हो, स्टक हो रहे हो, तो वहाँ आपका राहु वर्क कर रहा है। जब आप किसी चीज़ को त्याग रहे हो, छोड़ रहे हो, तो वहाँ केतु आपका पॉजिटिव वर्क करेगा। तो मान के चलिए कि जिस दिन आपने त्याग की भावना सीख ली, लोगों को देना सीख लिया, तो आप उसी दिन से आपका केतु अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि केतु उस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है जिसमें त्याग की भावना हो। आपको मैं इसको साक्षात यदि आपको साक्षात केतु देखना हो तो आप किसी भी संत को, सन्यासी को देख सकते हो, क्योंकि वो अपने घर बार, भौतिक सुख सुविधा सब त्याग कर चले जाते हैं, मतलब वो साक्षात केतु है। इस प्रकार से ये एक्टिविटीज़ आप करके घर बैठकर इन ग्रहों को आप मैनेज कर सकते हो। तो गुरुजी आज आपके माध्यम से हमारी ऑडियंस को और मुझे भी बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने को मिला, और अपना जो माइंड है वो थोड़ा ब्रॉड हो चुका है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। तो ब्रॉड हो चुका है तो शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब भी हम चाहेंगे आपसे। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि देखिए मुझे पता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में तो हो रही है दिक्कत, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए जो ये समय दिया है आपने,
तो इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा। लेकिन फिर भी 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा हम सब के लिए, और 2024 में सरकार किसकी बनने वाली है ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर हम आपको जी बिल्कुल। देखिए 2024 में जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें देखिए नो डाउट बीजेपी सरकार बना रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मोदी जी फिर से आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है 2024 में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देखोगे तो 2024 का टोटल होता है 8, जो कि सैटर्न का नंबर है यानी शनि का नंबर है। और मोदी जी का नंबर आप शायद आपको देखोगे तो 17 बर्थ डेट है, उनका नंबर बनता है 8, और साक्षात शनि के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपको मोदी जी में दिखाई देंगे। समय रहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बहुत सारी सूक्ष्म बातें आपको बताऊंगा इसकी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि 2024 कैसे रहने वाला है। मोदी जी फिर से आएंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको छोटी सी ग्लिम्स दे रहा हूँ अभी कि 2024 में आफ्टर इलेक्शन सितंबर के बाद में जैसे ही भारतवर्ष की दशा मंगल की आएगी, क्योंकि भारत की भी तो कुंडली है ना, जैसे ही भारत देश की कुंडली में मंगल की दशा आएगी, मोदी जी की ऑलरेडी आई थिंक चल रही है, मैंने अभी स्टडी नहीं किया है, बट बहुत कुछ देश के अंदर बड़ा होने वाला है। बड़ा इन द सेंस ऐसे डिसीजन आने वाले हैं जिनसे कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा क्योंकि मार्स क्या है, मार्स आर्मी कमांडर है, सेनापति है वो, क्योंकि जब देश की महादशा मंगल की स्टार्ट होगी और मोदी जी की ऑलरेडी महादशा मंगल की चल रही है, तो सितंबर के बाद में आपको देश के अंदर ऐसे लॉ, ऐसे कानून दिखाई देंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी काफ़ी सीरियस दिखाई देते हैं, स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये मोदी जी का मात्र एक ट्रेलर है। सितंबर 2024 के बाद में मोदी जी का रौद्र रूप दिखाई देगा। बहुत सारे लॉ जैसे आने वाले हैं जिनसे देश के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा मैं आपको 2024 को लेकर एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 2024 सैटर्न का है यानी शनि का नंबर 8। तो आपको जो ध्यान रखना वो ये है कि जो व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहा है, जो व्यक्ति डिसिप्लिन में है, जो व्यक्ति हार्ड वर्कर है, उसके लिए ये 2024 बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहने वाला है। इस प्रकार से आप 2024 को फॉलो कर सकते हो। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपने बहुमूल्य समय निकाला। जी बिल्कुल, बोलने में बहुत परेशानी हो रही है, मैं ढंग से थोड़ी वॉइस नहीं आ पा रही मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब आप सबके लिए किया गाइस। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो, और एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी बातें हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से जानने को मिली। और आप इन बातों के अलावा भी बहुत कुछ बातें एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान सकते हो, तो विज़िट करिएगा। गुरुजी का चैनल है एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सेम नाम से आपको हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। जिनको नहीं पता है वो भी इस जानकारी तो ले सके कम से कम। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।